वो चारों उस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। उनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थीं और अपने हुलिये से वो चारों अपर क्लास के लगते थे, मगर वहां पर ना उनकी उम्र नुमाया कर देने वाली कोई चीज थी और ना ही उनके अपर क्लास से ताल्लुक रखने की इम्तियाजी खुसूसियत, क्योंकि वहां पर उनमें से भी कम उम्र लड़के आते थे और अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स में शामिल थी। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी गलियों से गुजरते जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदरे तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां आया था और इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली उस गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहां पहली बार आया था। गली के दोनों अतराफ में खुले दरवाजों में बनाव सिंगार किए नीम उरिया कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफेद, सांवली, सियाह, गंदुमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाली। गली में हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा। कितनी बार? ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भूल चुका हूँ, अक्सर आता हूँ यहाँ पर। उस लड़के ने कदरे फखरिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होती, नथिंग स्पेशल अबाउट दैम। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम से कम माहौल तो अच्छा हो, ये तो बहुत गंदी जगह है। उसने गली में मौजूद गढ़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत है? उसने इस बार अपनी भवें उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्लफ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं, वो तो बस। दूसरे लड़के की बात को पहले लड़के ने काट दिया। उसका डांस तो तुम पहले भी देख चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैं कभी उससे इस तरह के सवाल नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा उसी तरह चुपती हुई नजरों से उसे देखता रहा। उनका सफर बिलाखिर गली के आखिर में एक इमारत के सामने खत्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोती के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने उस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज कर रहा था। फिर उन लोगों ने वहां से पान खरीदे, तंबाकू वाला पान। दूसरे लड़के ने उस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गांव तकिए और चांदनियां बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से उस औरत को देखा। अधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गजरे लटकाए शेफून की एक चिंगाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था। मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना भी नहीं गया था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहां उसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने बैठते ही मुंह में मौजूद पान उस उगालदान में थूक दिया जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी उसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के बैठकर मध्यम आवाज में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का उस हॉल के चारों तरफ मौजूद गांव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियां रखे बैठे थे। उनमें से अक्सरियत सफेद लट्ठे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थी। उसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह सिया जीन्स और उसी रंग के आधे बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस था। उनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहां उन्हीं की तरह जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक औरत उसी तरह चीखते चिंगाड़ते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहां आकर हॉल के दरमियान बैठकर एक गजल सुनाने लगी थी। उसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। 2 गजलें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुश और मुतमईन वापस चली गई
और उसके जाने के फौरन बाद ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हॉल में दाखिल हुई और हॉल में मौजूद हर मर्द की नजर उससे जैसे चिपक कर रह गई थी। उसने हॉल में बारी बारी चारों की तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा था। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। कैसेट प्लेयर पर बारी बारी चंद ही जान अंगेज गाने लगाए गए थे जिन पर उस औरत ने अपना रक्स पेश करना शुरू किया था और कुछ देर पहले की खामोशी यकदम खत्म हो गई। चारों तरफ मौजूद मर्द उस औरत को दादो तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ थे। उनमें से कुछ जो ज्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर उस एक्ट्रेस के साथ डांस करने में मसरूफ हो जाते। हॉल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर उसके बावजूद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उस एक्ट्रेस के रक्स से खासा महसूस हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद जब उस एक्ट्रेस ने अपना रक्स खत्म किया तो वहां मौजूद आधे से ज्यादा मर्द इतने गफील हो चुके थे। वापस घर जाना उनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहां रात गुजारने आए थे। उन चारों ने भी रात वहां गुजारी। अगले दिन वहां से वापसी पर गाड़ी में उस दूसरे लड़के ने जमाई लेते हुए पहले लड़के से पूछा जो उस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ था, कैसा रहा तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं? तुम भी बस। उसने कदर नाराजगी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूं, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, उस लड़के ने 2 टोक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए वो सब आपस में खुश गप्पियों में भी मसरूफ थे। मौज़ूए गुफ्तगू उस वक्त इमामा थी जो इस वीकेंड पर भी इस्लामाबाद में मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि इमामा दिन ब दिन संजीदा से संजीदा होती जा रही है? वसीम ने कदरे छेड़ने वाले अंदाज में इमामा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले माह से नोट कर रहा हूँ। हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इमामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों इमामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज की वजह से मसरूफ और संजीदा हूँ। अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं होता। उसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराजी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। बाबा, आप जरा अंदाजा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब इसका क्या हाल होगा? वसीम ने इमामा की तंबीह की परवाह ना करते हुए उसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाया करेंगे मिस इमामा हाशिम को मुस्कुराए हुए। डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन दोनों के दरमियान नोक झोंक हमेशा ही रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब वो दोनों इकट्ठे हों और उनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने वाले इन झगड़ों के बावजूद इमामा की सबसे ज्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ ही थी। उसकी वजह शायद उनकी ऊपर तले की पैदाइश भी थी। और आप तसव्वुर करें, इस बार इमामा ने अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। उसने उसके कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वसीम पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिफा के सिवा और क्या क्या हो सकता है? आप इसका मुजाहिरा देख रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स वार्ड्स में मरीजों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुल्क में बढ़ती शरह अमवात की एक वजह। बाबा, इसको मना करें, इमामा ने बिलाखिर हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त करते हुए वसीम को झिड़का। वो बड़ी सादतमंदी से फौरन खामोश हो गया। उसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर उसे बंद करके चला दिया। खानसामा उसी वक्त अंदर आया। छोटे साहब, लाएं, मैं आपकी मदद करूं। वो उसकी तरफ बढ़ा मगर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद कर लेता हूं, तुम मुझे दूध का एक गिलास दे दो, उसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खानसामा एक गिलास में दूध लेकर उसके पास चला आया। दूध के आधे गिलास में उसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचे से अच्छी तरह हिलाने लगा। फिर एक ही सांस में वो दूध पी गया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने? उसने खानसामा से पूछा। खानसामा ने कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर कुछ नागवारी उभरी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को वो फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था। उसकी शेप बढ़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थी। शर्ट के चंद एक के सिवा सारे बटन ही खुले हुए थे। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजे को लॉक कर लिया और वहां मौजूद जहाजी साइज के म्यूजिक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोल्टन का व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन बुलंद आवाज में बजने लगा।
वो रिमोट लेकर अपने बेड में आ गया और औंधे मुंह बेतरतीबी के आलम में लेट गया। उसका रिमोट वाला बायां हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हिल रहा था। उसके दोनों पांव भी म्यूजिक के साथ गर्दिश में थे। कमरे में बेड और उसके अपने हुलिये के अलावा हर चीज अपनी जगह पर थी। कहीं पर कुछ भी बेतरतीब नहीं था, कहीं पर गर्द का एक जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक सिस्टम के पास मौजूद दीवारी शेल्फ में तमाम ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई थी। एक दूसरी दीवार में मौजूद रैक्स पर किताबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कोने में पड़ी कंप्यूटर टेबल से आया था कि इसे इस्तेमाल करने वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। कमरे की मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस और वहां के बैंड्स के पोस्टर्स लगे थे। बाथरूम के दरवाजे और कमरे की खिड़कियों के शेप्स को प्ले बॉय मैगजीन से काटी गई। कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था। कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाजा खोलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरें चंद लम्हों के लिए देखने वालों को तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नजर आती थीं। उन तस्वीरों को वहां लगाते हुए तरतीब का खास ख्याल रखा गया था। म्यूजिक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था, उसी दीवार के एक कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और उसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड पर रखा हुआ था। दीवार पर गिटार से कुछ फासले पर पिक्कोलो, फ्लूट और ऑबवे भी लटकाए गए थे। इस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूजिक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार में मौजूद कैबिनेट में टीवी मौजूद था और उसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज और शील्ड्स पड़ी हुई थीं। कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था। वहां दीवार पर मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे। उनमें से एक टेनिस का था और 2 स्क्वॉश के। इन रैकेट्स को दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर्स लगाए गए थे और फिर रैकेट्स इस तरह लटकाए गए थे कि यूं लगता था कि वो रैकेट्स उन खिलाड़ियों ने पकड़े हों। टेनिस के रैकेट के नीचे गैब्रिएला सबाटनी का पोस्टर था, जबकि स्क्वॉश के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रॉडनी मार्टिन का। कमरे में वाहिद जगह जहां बेतरतीबी थी वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेड शीट बुरी तरह सलवट ज़दा थी और उस पर इधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे जिनमें प्ले बॉय नुमाया था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी पड़ी हुई थीं। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम्स के कुछ रैपर्स भी तुड़े मुड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डनहिल का एक पैकेट और लाइटर भी एस्ट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा हुआ था, जबकि सिल्क की सफेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहां पर सिगरेट की राख भी थी। कॉफी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। इन सब चीजों से कुछ फासले पर सिरहाने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल के बीप पर उसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ बेड पर इधर उधर फेरते हुए जैसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। उस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद उसका हाथ साकित हो गया। शायद अब वो वाकई सो चुका था, क्योंकि उसके थरकते पैर रुक चले थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकलते हुए उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट यकदम उसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी, When a man loves a woman। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की ये आवाज बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल खत्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुंह बेहिस्सो हरकत पड़ा था। डोंट टेल मी इमामा, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया के इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नजरों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजरत खाना अंदाज में उसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हद्दुल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या जरूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बता दी। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूंगी तो किसी और को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें जरूर बताऊंगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने उसे घूरते हुए कहा।
और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन, नाम क्या है, क्या करता है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजन है, असजद नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है उसने और बिजनेस करता है। शक्लो सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाजा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कजन है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम यह है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ। ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का जरूरी काम यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माजत खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। उसकी नजरों में तंबी थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी उस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के उस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहां बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस ने उसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 IQ लेवल का पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहां सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को उसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस IQ लेवल बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार उस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज्यादा साफ लहजे में बात करता था और उसकी बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान हो जाते। एक दिन जब वो अपने भाई से फोन पर बात करने के लिए फोन कर रहे थे तो सालार उनके पास खड़ा था। वो उस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन रख दिया। रिसीवर रखने के फौरन बाद उन्होंने सालार को फोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान में लगाए किसी से बातों में मसरूफ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंके। सालार, किससे बात कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उसके हाथ से लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है उसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ था, रिसीवर नीचे रखते ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान उछलने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। वो एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें यह तवक्को नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर येडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के उस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। क्या नंबर है? उसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो उसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो गिनती के आदाद शुमार से वाकिफ होगा। और फिर वो नंबर, तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था। सालार ने उनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में उसने 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगे। अच्छा,
मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम उसे डायल करना, उन्होंने रिसीवर उससे लेते हुए कहा। अच्छा। सालार को यह सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फोन बंद कर दिया। सालार ने फोन रिसीवर उनसे पकड़कर उन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने यके बाद दीगरे कई नंबर मिलाए, फिर सालार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले से चंद किताबें ला कर दी थी और कुल एक बार ऐसे ही उसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी, उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। उनकी बीवी हक्का बक्का उसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को यह अंदाजा हो गया था कि उनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियत रखता है और यही वजह थी कि उन दोनों ने अपने बाकी बच्चों के निस्बत उसे जल्दी स्कूल में दाखिल करवा दिया था और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्दी दूसरों की नजरों में आ गया था। उस बच्चे को आपकी खास तवज्जो की जरूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज्यादा हसास होते हैं। अगर आप उसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके खानदान के लिए एक सरमाया होगा, न सिर्फ खानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फखरी अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज्यादा अहमियत देने लगे थे। वो इन सबसे चहेती औलाद था और उन्हें इसकी कामयाबियों पर फख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया, दूसरी टर्म के बाद उससे अगली क्लास में, और उस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि सालार 8-10 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को अब पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास से प्रमोशन दें। मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी इतने एबनॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक कैरियर खत्म कर ले। आप उसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज बढ़ा दें, मगर उसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। उनके इसरार पर सालार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीजों के जरिए चेंजलाइज किया जाने लगा। शतरंज, टेनिस, गोल्फ और म्यूजिक, वो 4 शोबे थे जिनमें उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, मगर उसका यह मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन 4 चीजों तक ही महदूद रखता था। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता था तो उसकी वजह सिर्फ ये होती थी कि वो गेम या सपोर्ट उसे ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता था। जवेरिया, प्रोफेसर इम्तिनान के लेक्चर के नोट्स दो मुझे, इमामा ने जवेरिया को मुखातिब किया जो एक किताब खोले बैठी हुई थी। जवेरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी एक नोटबुक उसे थमा दी। इमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी। जवेरिया एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद अचानक उसे जैसे ख्याल आया था। उसने मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी इमामा को देखा। तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है? उसने इमामा को मुखातिब किया। इमामा ने नोटबुक से नजरें हटाकर उसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब, तुम्हें प्रोफेसर इम्तिनान का लेक्चर भी समझ नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं, मैंने कब कहा कि बुरा पढ़ाते हैं, बस मुझे। उसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जवेरिया ने गौर से उसे देखा। तुम आजकल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही, डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब? वो बड़बड़ाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात को शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम उस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, उसने मदाफियाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नजर नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने उसका उज़्र रद्द करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया उसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती? जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने गहरा सांस लिया। अब वो जिच हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी अंदाज से पूछा। फिर भी इख्तिलाफ तो एक बहुत ही। जवेरिया की बात उसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूं कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की?
या जो तुम्हें पता नहीं है, फिर भी तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश कर रही हो। वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करोगी, मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हूं, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादिम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर किताब खोल ली जिसे वो पहले पढ़ रही थी। काफी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद उसने एक जमाही ली और गर्दन मोड़कर लाशऊरी तौर पर इमामा को देखा। वो नोटबुक खोले बैठी थी, मगर उसकी नजरें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। उसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी, फिर डिग्गी से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए उस पुल की तरफ बढ़ रहा था। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने उसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में उसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में उसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी शख्स के लिए भी नामुमकिन था। उसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर उसकी कद कामत और हुलिये ने उसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेटकर सख्ती से गिराहें लगानी शुरू कर दी, और उस वक्त तक लगाता रहा जब तक कॉइल खत्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ दी, और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और गिराह लगा दी। अब इस 3 फीट के टुकड़े के सिरे पर बड़ी महारत के साथ उसने वो फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मुंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में दायां हाथ गुजारा, और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर कस दिया। उसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से उसे कस दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पुश्त के बल खुद को मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ उसका पानी सर से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था कि उसके बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे और कमर तक का धड़ पानी के अंदर मौजूद था। बोरी में मौजूद वजन यकीनन उसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि बोरी उसके साथ नीचे नहीं आई और वो उसी तरह लटक गया। उसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते ही उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था, उसमें मौजूद मिट्टी उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। उसने एकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो पूरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर न वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। उसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने उसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए उस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। उसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में उस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हुजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकित था। सिर्फ पानी उसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इमामा, जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। इमामा ने कतरे हैरानी से उसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने उसी तेज रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे कौन पूछ रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने उसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रही, उसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर, राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। इमामा ने एक लहजे के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। इमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो इमामा, राबिया ने कदरे नाराजगी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूं, इसलिए सोना चाह रही हूं। इमामा ने बाजू हटाकर उसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी उसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर इमामा की जबान पर एक ही रट थी।
नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली गई। रास्ते से उन्होंने जैनब को उसके घर से पिक किया और जैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि उसके बैग के अंदर उसका वॉलेट नहीं है। वो उसे हॉस्टल में ही छोड़ आई थी। हॉस्टल वापस चलते हैं, वहां से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आई, मगर वहां आकर हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये इमामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि उसे सोना है, जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई, राबिया ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट तक उन वाकिफ लड़कियों के कमरे में जाती रहीं जिनसे उनकी हेलो हाय थी, मगर इमामा का कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई? राबिया को अचानक ख्याल आया। आओ वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आईं। हाँ, इमामा अभी कुछ देर पहले ही बाहर गई है, वार्डन ने उनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी, वार्डन ने उन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आईं। ये गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि उसे सोना है, वो थकी हुई है और उसकी तबीयत खराब है, और अब इस तरह गायब हो गई है, राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कदरे लेट वापस आई और जिस वक्त वो वापस आई इमामा कमरे में मौजूद थी। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, उसने उन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को देखते हुए कहा। उन दोनों ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रखकर उसे देखने लगी। तुम कहाँ गई हुई थी? जवेरिया ने उससे पूछा। इमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट वापस लेने आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी, कमरा लॉक था, जवेरिया ने उसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब? जवेरिया ने कुछ न समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं यहाँ से जैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को उसे पिक करना था, मगर उसके चौकीदार ने बताया कि तुम पहले ही वहां से निकल गए हो। फिर मैं वहां से वापस आ गई, बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने। इमामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले कहा था कि हमारे साथ चलो, मगर उस वक्त तुमने फौरन इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफों की तरह पीछे चल पड़ी। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में। राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शॉपर खोलते हुए कहा। इमामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर्स खोलते हुए खरीदी हुई चीजें उसे दिखा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। माँ बाप ने क्या रखा था? माँ बाप से पूछे। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के या लड़कियां? लड़के। बहुत सारे नाम लेते हैं। ज्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? डेयर डेविल, खामोश। और लड़कियां? वो भी बहुत से नाम लेती हैं। ज्यादातर किस नाम से पुकारती हैं? ये मैं नहीं बता सकता, इट्स टू पर्सनल, ये बिल्कुल जाती है। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको एक मशवरा दूं? क्या? आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले जानते हैं ना मैं? आपके दाएं तरफ टेबल पर जो सफेद फाइल पड़ी है उसे मेरे सारे पर्टिकुलर्स मौजूद हैं। फिर आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? साइको एनालिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज उस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूं लग रहा था जैसे वो साइको एनालिस्ट के साथ होने वाली इस सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने उसके आसाब को बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। वो बात करते हुए वक्तन फवक्तन कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइको एनालिस्ट के सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था। उसका आईक्यू लेवल 150 की रेंज में था। वो थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अवार्ड रखता था। वो गोल्फ में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद उसके पास आया था। उसके वालिदैन ही उसे उसके पास लेकर आए थे और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के बहुत अच्छे खानदानों में से एक से ताल्लुक रखता था, ऐसा खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। 4 भाइयों और एक बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। 2 भाई एक बहन उससे बड़े थे। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा चहीता था। उसके बावजूद पिछले 3 साल में उसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। पहली दफा उसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। उसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बावजूद वो हवा में उछलकर दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर जमीन पर गिरा। उसकी कुछ पसलियां, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर हुए। तब उसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद उसे एक हादसा ही समझे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था।
दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद उसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर उसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने उसे उस रस्सी समेत बाहर खींच लिया था जिसके साथ बांधकर उसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज्यादा थी। उसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर उसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सालार का बयान था कि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था उससे यूं ही लगता था कि उसे वाकई ही बांधकर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते उसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड उसके साथ तैनात कर दिया जो 24 घंटे उसके साथ रहता था। मगर तीसरी बार वो अपने बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब आवर गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीस कर उसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मैदा वॉश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसने खानसामा के सामने उन गोलियों के पाउडर को दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। पिछले दिनों के वाकयात भी उन्हें पूरी तरह याद आ गए थे। वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले उसकी बात पर एतबार क्यों किया। पूरा घर उसकी वजह से परेशान हो गया था। उसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और खानदान हर जगह खबरें फैल रही थीं। वो इस बार इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। भाई बहन, माँ या बाप, उसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद उसके बड़े भाइयों की तरह उसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे उसे कहीं भी न सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन उनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे और अब वो उस साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने उसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भिजवाया था। ठीक है सालार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा कि मरना चाहता हूं? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। तीनों दफा तुम इत्तफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी कह रहे हैं मैं उसे खुदकुशी की कोशिश समझता हूं। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसे होती है। वो उसका चेहरा देखने लगा जो बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते हो? बस ऐसे ही तजस्सुस समझ लें। साइको एनालिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर उस 150 IQ लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म नहीं हुआ? ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूं कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा एक्टेसी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इस तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी जिस एक्टेसी में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझा। फर्ज करें आप एक बार स्ट्रिपटीज देख रहे हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हुई हैं, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होश आवाज खो देते हैं। आप एक्टेसी में हैं, यानी सुरूर में हैं। आप सुरूर में हैं। कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको यह जरूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूं तो अपने कजन्स के साथ ऐसे बार्स में जाता हूं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि उनकी तरह मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट वाइल्ड विद जॉय। मुझे इन चीजों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों से मिलती है, और यही चीज मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा कि अगर सुरूर की इंतहा पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर पहुंच सकूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नजर आ रहा था। तुम इस तरह की चीजों में वक्त जाया क्यों करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सालार ने इस बार इंतहाई बेजारी से उससे कहा, प्लीज प्लीज अब मेरी जहानत के राग अलापना मत शुरू कीजिएगा। मुझे पता है मैं क्या हूं, तंग आ गया हूं अपनी तारीफें सुनते सुनते। उसके लहजे में तलखी थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर उसे घूरता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने किया है क्या? मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट येट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं?
वो उकताया। बात घूम फिर कर वहीं आ गई थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। उसने बेख्तियार कहका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैंने खुदकुशी? वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई स्टेंस उसके साथ किए और हर बार नतीजा ढाक के वही 3 बात रहा। आप इसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यहीं रखें और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करता हो। उसने कई माह बाद सालार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे बाहर भिजवाने के बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो उसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सालार ने उनके इस फैसले पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उनके उस फैसले पर कभी खुशी का इजहार नहीं किया था कि इसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइको एनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान उसे घर ले आए। उन्होंने तैयबा के साथ मिलकर उससे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बिठाकर उसे उन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों से उसे फराहम कर रहे थे। उन्होंने उसे उन तवक्कुआत के बारे में भी बताया जो वो उससे रखते थे। उसे उन मोहब्बत भरे जज्बात से भी आगाह किया जो वो उसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर उससे कहा, तुम्हें किस चीज की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ। सालार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूं, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है, ओके? सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। सालार ने सर हिला दिया। तैयबा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते हुए जैसे सुकून का सांस लिया। वो कमरे से चला गया तो सिकंदर उस्मान ने सिगार सुलगाते हुए उनसे कहा, तैयबा, तुम्हें इस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज कुछ कम करो और कोशिश करो कि इसके साथ रोजाना कुछ वक्त गुजार सको। तैयबा ने सर हिला दिया। वसीम ने इमामा को दूर ही से लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश्त की जानिब से उसके अक़ब में गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बर्क रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबा दिया था। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठोंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सिरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूं कि तुम क्या सुन रही थी। इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कैसेट कौन करो। इमामा ने कुछ झुंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी, दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा खत्म करो, वापस कर रहा हूं मैं, तुम सुनो जो भी सुन रही हो। उसने बड़े सुलह जोयाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम हेडफोन अपने पास रखो। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने उसी अंदाज में कहा, गजलें सुन रही होगी। वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली हैं। मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरों की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही हो। वसीम ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। इमामा ने इसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुदगर्ज हूँ? इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम जितने बेवकूफ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा अखज़ कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। वसीम ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फर्ज होती है। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोजा तोड़ दिया तुमने, जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो।
इमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुप शाह का रोजा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज को इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने उसकी बात काटते हुए कहा, छोड़ो इस फजूल बहस को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? ऐश? वो उसी तरह कुर्सी झुलाता रहा। तो ये तुम पूरा साल ही करते हो? आजकल की खास मसरूफियात का पूछ रही हूँ। आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर्स के बाद मेरी मसरूफियात क्या होती हैं। सब कुछ भूलती जा रही हो तुम। वसीम ने अफसोस भरी नजरों से कहा, मैंने इस उम्मीद में ये सवाल किया था कि शायद इस साल तुम में कोई बेहतरी आ जाएगी, मगर नहीं, मैंने बेकार सवाल किया। इमामा ने उसके तबसरे के जवाब में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूं, तुम नहीं। इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर खत्म करो। वसीम ने उसे कुछ जताते हुए कहा, ये साथ वाले लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? इमामा को अचानक याद आया, चूचू से? बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात हैं। वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा, बड़ा अजीब सा बंदा है। मूड अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बिठा देगा, मूड खराब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं। इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवास। नहीं, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम से कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं है। वो तो बाहर जाने वाला था ना। इमामा को अचानक याद आया, हाँ जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज दफा लगता है कि पैसों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह उसका ताल्लुक होगा, या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर आ रही थी तो देखा था। वो भी उसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साथ। लड़की? जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने। जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने? वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा, हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। अरसा? वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया, उसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। इमामा ने उसको घूरा, पिछली दफा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे उसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शीबा थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशों पर उसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर, उसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूं अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी खरीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं खरीद रहा हूं इस माह। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फोन उन्हीं का आएगा। बस इसीलिए हर बार रुक जाता हूं। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियां तोड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे। और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के मोबाइल फोन का, तो वसीम ने उसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं उससे नहीं डरता। मैं जानती हूं तुम मुझसे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिसका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर उसकी मंगेतर का हवाला देते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है, बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा, मुझे कभी भी मोबाइल फोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आ सकेगा। कम से कम जहां तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है, वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा, वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को उसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं था। इमामा ने उठते हुए जैसे उसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं उसके, दर्जी से लेकर आई हूं, आप उसे दे आए। सलमा ने हाशिम से कहा, भाई मैं बड़ा मसरूफ रहूंगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूंगा उसके हॉस्टल। हाशिम को कदर तामिल हुआ। आप ड्राइवर को साथ ले जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो उसे भिजवा दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीजन खत्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे। उसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊंगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली और तब उन्हें उस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने को कहने के बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले आए। उसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहां आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने इमामा के लिए पैगाम भिजवाया और खुद इंतजार करने लगे। उनका ख्याल था कि वो जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ।
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, इमामा की बचपन की दोस्त। उसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद ही से था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ये इमामा के कुछ कपड़े देने आया था। लाहौर आ रहा था तो उसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने उसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, इमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ। आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद उसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी उस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी को वाज़े तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से उसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी उसके वालिद से? वार्डन ने उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई, परेशानी वाला कोई मसला नहीं है। वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। उसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे। मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे थे तो इमामा ने कहा कि वो ले जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय इमामा का नाम ले दिया। जवेरिया ने एक ही सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कहकर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरिया पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया उसे देखते ही तीर की तरह उसकी तरफ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में ही है वो? नहीं, जवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माय गॉड! राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो उसने यही कहा था कि घर जा रही हूं, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? इमामा ऐसी तो नहीं है? जवेरिया ने पैकेट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज से पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती हूँ। ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में अभी हंगामा शुरू हो जाता। वो तो पुलिस बुलवा लेती। जवेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल को, उनको क्या बताया है? राबिया ने पूछा। उनसे भी झूठ बोला है, यही कहा है कि वो मार्केट गई है। मगर अब होगा क्या? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर वो वापस ना आई तो मैं बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि मुझे उसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैंने वार्डन और उसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। जवेरिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं इमामा को कोई हादसा ना पेश आ गया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें? हम तो किसी से इस सारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरिया ने नाखून कुतरते हुए कहा। जैनब से बात करें, राबिया ने कहा। फॉर गॉड सेक राबिया, कभी तो अकल से काम लिया करो। उससे क्या बात करेंगे हम? जवेरिया ने झुंझलाकर कहा। तो फिर इंतजार करते हैं, हो सकता है वो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मसले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने उसे देखा, मगर उसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी उसके चेहरे से छलक रही थी। जवेरिया और राबिया रात भर सो नहीं सकी। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा? ये सवाल उनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। उन्हें अपना कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें अंदाजा था कि उनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। वो उन्हें बुरी तरह मलामत करते, उन्हें इमामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ न बताने पर तनकीद का निशाना बनाते, और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर और भी नाराज होते। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और उनकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे। हॉस्टल में लड़कियां उनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस उनकी पर्दापोशी को क्या समझेगी। वो अंदाजा कर सकती थी, और इसीलिए बार बार उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों उसके पिछले रवैयों का तज्जिया करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। उसने उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। वो उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में उसका इन्हिमाक भी कम हो गया था, और उसकी कम गोई। और वो जो एक बार हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहां वो अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफों की तरह उस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी, मगर इमामा ऐसी नहीं थी। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी।
जवेरिया को अब भी उस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमजोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया उसकी मर्जी से उसकी मंगनी हुई थी। वो और अजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? जवेरिया ने उसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है? मैंने तो मक्खी बनाकर उसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। उसके बाबा उससे मिलने यहाँ आए हैं और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं गई और हमसे वो यही कहकर गई है कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहां से फोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी, ताकि उसका भाई उसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी उसने इत्तला दी थी तो फिर उसके वहां ना पहुंचने पर वो लोग इत्मीनान से वहां ना बैठे होते, वो यहाँ हॉस्टल में फोन करते। और उसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ है जैसे उसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने उसके कयास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ, वो कभी भी एक माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी और उसने वार्डन से खास तौर पर यह कहकर इजाजत ली थी, कोई ना कोई बात जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। उसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी उसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो जो चाहे करते, ये उनका मसला होता। कम से कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह आप फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर, अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतजार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने उसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गई। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फायदा भी नहीं होता। इमामा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो उस दिन नहीं आई। उनके आसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फक रंगत और कांपते हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आई। उनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। उसका बैग उसके कांधों पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधे कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई जमीन एकदम थम गई थी। उनकी रुकी सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतवक्के वो हेडलाइन जो भूत बनकर उनके गिर्द नाच रही थी एकदम गायब हो गई और उनकी जगह उस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी जो उन्हें इमामा की शक्ल देखकर आ रहा था। वो उन्हें देख चुकी थी और अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आए? सलाम दुआ के बाद उसने उनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे। राबिया ने तुंद तेज लहजे में उससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? इमामा ने कदर तशवीश से पूछा। तुम जरा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया कुछ कहे बगैर उन दोनों के पीछे आ गई। इमामा हक्का बक्का थी। राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दश्त लहजे में उससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? इमामा ने अपना बैग नीचे जमीन पर रख दिया। उसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल किया। शर्म करो इमामा, इस तरह हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? इमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ इस्लामाबाद में, वहां से आज सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से। राबिया ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार इमामा ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहां आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हो। राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहां आए थे? इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए। जवेरिया ने कहा। उन्हें यह पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूं। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम
हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए। जवेरिया ने कहा। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रैप्स खोलते हुए कहा, नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू इमामा, मैं वार्डन से अब इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। इमामा जवाब देने के बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रैप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए। राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर उसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें। तुम जल्दबाजी मत करो। मगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो। मजाल जर्रा बराबर शर्मिंदगी भी उसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी। इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी गलत जगह पर गई हूं, और हां, भागी भी नहीं हूं। इमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आजाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहां गई थी इस बार? जवेरिया ने पूछा। अपने एक दोस्त के यहां। कौन सी दोस्त है? एक। इस तरह झूठ बोल कर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या उनसे इजाजत लेने की कोशिश करती तो वो कभी इजाजत ना देते। किसके यहां गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे। इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ, और इस बार वापस ही ना आओ। राबिया ने इस बार भी नाराजगी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार उसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने उसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती कि तुम लोगों को किस नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती। इमामा ने माजत खाहाना अंदाज में कहा। तुम कम से कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी। जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। इमामा ने कहा। कम से कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इमामा ने इस बार कदरे कमजोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी? ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम कहां गायब थी, मैं तुम्हारी कोई माजत कबूल नहीं करूंगी। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। इमामा कुछ देर उसे देखती रही। फिर उसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो उसे? इमामा ने कहा। वो 4th ईयर की सबीहा? जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर उसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है उससे मेरी। इमामा ने कहा। कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ उसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर उसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरिया ने एतराज करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर? कम से कम उसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। राबिया ने उसी लहजे में कहा। तुम उसे कॉल करके पूछ लो कि मैं उसके घर पर थी या नहीं। इमामा ने कहा। चलो ये मान लिया कि तुम उसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। उन दोनों ने हैरान होकर देखा। किस सिलसिले में? इमामा ने सर उठाया और पलकें झपकाए बगैर देखती रही। जवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो। इमामा ने कदरे मध्यम अंदाज में कहा। मैं? जवेरिया ने कुछ गड़बड़ाकर राबिया को देखा, जो बड़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। हां, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो। जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इमामा सर उठाकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खोर्दा अंदाज में उसने सर झुका दिया।